हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, जो अनाउंसमेंट अभी हुई है उससे आप काफ़ी डिसअपॉइंट हुए होंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गए। मैं जानता हूँ आपको बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। आपके पास जो करने के लिए है वो है सिर्फ प्रिपरेशन। पेशेंस रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए। ऐसा ना सोचे कि आगे निकल गए, एग्जाम पोस्टपोन हो गए तो हम थोड़े टाइम के लिए पढ़ाई रोक देते हैं। देखिए, अगर आपने ऐसा किया तो अब तक आपने जितनी मेहनत की है सब पर पानी फिर जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि अब तक की मेहनत आपकी वेस्ट हो। इसीलिए 2-1 दिन चेंज ले लीजिए, लेकिन उसके बाद वापस लग जाइए, वापस से प्रिपरेशन करते रहिए। इससे कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कीजिए। एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइए, एक्स्ट्रा नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए तो सिर्फ आप प्री बोर्ड जैसे मैं आपसे सॉल्व करा रहा हूं, अगर ऐसे पेपर्स को भी आप रेगुलरली सॉल्व करते रहेंगे तो आप पे कभी कोई लोड नहीं आएगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। दुख होता है आपको भी, मुझे भी, आप परेशान भी हुए होंगे। इतना 1 साल से आप पढ़ रहे हैं और आगे ये थोड़ा सा और खिसक गया है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, सिचुएशंस ही ऐसी हैं। तो इस सिचुएशन में जो बेस्ट किया जा सकता है वो आपको करना है, और वो बेस्ट चीज़ है पेशेंस रखना है और कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। ओके गाइज, सो ध्यान रखें अपना भी और अपनों का भी। हम आज प्री बोर्ड 4 के सॉल्यूशन से अपनी बात को शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। ओके, सेक्शन ए में पैराग्राफ दिया हुआ है, आप चाहे तो पॉज करके पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। हम क्वेश्चन से अपनी बात को शुरू करेंगे। देखिए, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन के क्या प्रोडक्ट्स होते हैं? कैनिज़ारो रिएक्शन के 2 ही प्रोडक्ट होते हैं, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड या सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा रिड्यूस प्रोडक्ट अल्कोहल। तो इन बातों को यदि आप मिलाएं तो पहला जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर वो बातें आ गई, बाकी इन 3 में वो बात नहीं है। पहली चीज हो गई। दूसरे क्वेश्चन पे यदि हम बात करें, व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर कैनिज़ारो रिएक्शन। आप सब लोग जानते हैं नेसेसरी जो कंडीशन होती है वो होती है तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरी चीज होनी चाहिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, राइट। अब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड तो कोई बात नहीं बोली जा रही। हाँ, बेसिक मीडियम तो बोला जा रहा है, यहाँ पे भी बेसिक मीडियम बोला जा रहा है इस जगह, तो ये भी बात सही बैठती है। ये बेसिक मीडियम बोला जा रहा है, ये भी सही बात बैठती है। लेकिन ए और सी दोनों में ही बेसिक मीडियम है, तो इन दोनों में से तो कोई एक होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसको हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि जो आपका एल्डिहाइड है वो नॉन एनोलाइजेबल होना चाहिए। कैसे? यहाँ देखिए, CO, ये H, ये C। अब यही अल्फा कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर इस पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो इसकी इनॉल फॉर्म नहीं बन सकती, तो ये एल्डिहाइड नॉन एनोलाइजेबल हो जाएगा। और नॉन एनोलाइजेबल तभी हो सकता है जब यहाँ पे हाइड्रोजन ना हो। तो अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो भी बात सही है, और एनोलाइजेबल भी ना हो तो वो तभी हो सकता है, इनॉल फॉर्म तभी नहीं बन सकती जब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ तो इनॉल फॉर्म बन जाएगी, राइट। और ये कहना चाह रहे हैं कि वो एल्डिहाइड जो नॉन एनोलाइजेबल हो, जो कि ये बात है बिल्कुल सही है, वो तभी हो सकता है जब यहाँ पे हाइड्रोजन ना हो। क्योंकि अगर हाइड्रोजन हुआ तो देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और H यहाँ पे, आप देख सकते हैं सामने आपको इनॉल फॉर्म नजर आ जाएगी। C ऊपर OH, और ये देखिए ये बॉन्ड यहीं कहीं, ये H इसके पास आ गया और ये बॉन्ड इधर आ गया, तो ये चीज बन गई। ये कौन सी फॉर्म बन गई? इनॉल फॉर्म बन गई। इनॉल फॉर्म कब बन जाती है? जब अल्फा हाइड्रोजन हो। और हम ये कह रहे हैं कि एल्डिहाइड हमारा नॉन एनोलाइजेबल होना चाहिए। नॉन एनोलाइजेबल मतलब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो बात बिल्कुल सही बैठ जाती है। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, Which of the following doesn't undergo कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं कर सकता? वही शो नहीं कर सकता जिसका अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें बेंजल्डिहाइड तो दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कैनिज़ारो रिएक्शन में बोर्ड्स के सिलेबस में यदि हम बात करें तो बोर्ड्स के सिलेबस में 2 ही एल्डिहाइड हैं जो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा बेंजल्डिहाइड। तो आंसर तो बेंजल्डिहाइड हो चुका है। बाकी में देख लीजिए, 2 मिथाइल प्रोपेनल, ये प्रोपेनल हो गया, 2 पे मिथाइल बोल रहे हैं, तो यहाँ 1 मिथाइल तो हो गया, एक तो H होगा, अल्फा हाइड्रोजन आ गया, तो मतलब ये तो शो नहीं कर सकता। पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरामिथॉक्सी, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। अच्छा, डज नॉट बोला है, फाइन, तो ये तो शो करेगा, बेंजल्डिहाइड शो करेगा। डज नॉट, तो बी में अल्फा हाइड्रोजन है, ये शो नहीं करेगा, तो ये आंसर हो जाना चाहिए। पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ये देखिए पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर सकता है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड शो कर सकता है तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड भी शो कर सकते हैं, तो ये भी शो कर सकता है, तो ये तो शो कर ही सकता था। डजंट बताना है तो ये तो शो कर सकता है, ये भी शो कर सकता है। इसकी बात करते हैं, 2,2 डायमिथाइल प्रोपेनल, ये रहा प्रोपेनल, और 2,2 डायमिथाइल, ये हो गया 2,2 डायमिथाइल। यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कैनिज़ारो शो कर सकता है, तो ये भी शो कर सकता है, ये भी शो कर सकता है, ये भी शो कर सकता है, ये ही नहीं शो कर सकता। और यही पूछा है कि कौन शो नहीं कर सकता, तो आंसर इज बी। फाइन, नेक्स्ट, Which of the following compound will undergo कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा? वही शो करेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगर हम देखें तो पहला वाला CH3CHO,
अगर आप इस जगह पे देखें तो यहाँ पे तो ये अल्फा कार्बन है और इसके पास जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो शो नहीं करेगा। CH3COCH3 कीटोन है, ये भी शो नहीं कर सकता। C6H5CHO ये तो बेंजल्डिहाइड है, ये तो शो करेगा, 100% शो करेगा, यही शो करेगा। और यहाँ बात करें C6H5CH2 तो ये अल्फा कार्बन हो गया, CHO से जुड़ा पहला कार्बन, इसके पास तो हाइड्रोजन है और ये है, तो फिर कैनिजारो शो नहीं करेगा, तो ऑप्शन विल बी सी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक पैसेज है, आप पॉज करके एक बार पढ़ लें। राइट, हम तो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। रीजन असर्शन है पहला, एन आइडियल सोल्यूशन ओबेज राउल्स लॉ। बिल्कुल सही बात है, वो सोल्यूशन जो राउल्स लॉ का ओबे करते हैं वो आइडियल सोल्यूशन कहलाते हैं। और आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं? आइडियल सोल्यूशंस वो सोल्यूशंस होते हैं जिनमें जब दो कंपोनेंट्स को आप मिक्स करते हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, मान लीजिए आप कोई सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो आपने एक कंपोनेंट ए ले रखा है, दूसरा कंपोनेंट आपने बी लिया है। अब ए के अंदर सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ए के हैं, और ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उसको हमने इस तरीके से शो कर दिया, ए इंटरेक्शन है। यहाँ पे कौन से इंटरेक्शन है? सॉरी, दोनों मतलब बी के इंटरेक्शंस हैं। और जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक होमोजेनस मिक्सचर जो होता है उसे आप सोल्यूशन कहते हैं। होमोजेनस होना चाहिए, वहाँ जो इंटरेक्शंस बनेंगे वो ए बी बनेंगे, क्योंकि अभी सारे मॉलिक्यूल्स ए के थे तो ए का इंटरेक्शन था, सारे मॉलिक्यूल्स बी के थे तो बी में इंटरेक्शन था। जब मिक्स कर देंगे, होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा, तो इंटरेक्शन ए बी का बनेगा। आइडियल सोल्यूशन के लिए ये शर्त होती है कि यहाँ पे जो इस इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ होती है, जो यहाँ होती है, वही स्ट्रेंथ यहाँ होनी चाहिए। ना ये स्ट्रेंथ इनकी स्ट्रेंथ से, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। फाइन, तो जो स्ट्रेंथ इनकी है वही स्ट्रेंथ इनकी होनी चाहिए, इनकी भी सेम होनी चाहिए, और जो नए इंटरेक्शंस बन रहे हैं वो भी सेम होनी चाहिए, मतलब सारे इंटरेक्शन सेम होने चाहिए। तो एज ए सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कहलाते हैं। अगर ये इंटरेक्शन जिन चीज़ों से मिल के बन रहे हैं उनके इंटरेक्शन से ये स्ट्रॉन्गर या वीकर हो जाएं, तो फिर वो नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है आइडियल सोल्यूशन ओबे राउल्स लॉ, बात सही है। इन एन आइडियल सोल्यूशन सॉल्यूट, किसी को भी सॉल्यूट मान लो, किसी को भी सॉल्वेंट मान लो इस वक्त, तो वहाँ पे जो सॉल्यूट के जो इंटरेक्शन है, जैसे ए इंटरेक्शन, सॉल्वेंट के जो इंटरेक्शन है वो बी इंटरेक्शन हो गए, सिमिलर होते हैं बिल्कुल, किसके? सॉल्वेंट ए बी वाले इंटरेक्शन के। तो बात बिल्कुल सही है, तो ये और ये बातें बिल्कुल सही है, और रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। तो यहाँ पे आंसर बैठेगा ए। फाइन, चलिए। पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। बात सही है, जनरली ये बात सही है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट होता है कि जनरली जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, जैसे NaCl है, पोलर है और पानी में डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम बात करें जैसे CCl4 की कार्बन टेट्राक्लोराइड की, नॉन पोलर है, इसे आप बेंजीन में डिसॉल्व कर लीजिए, बेंजीन भी नॉन पोलर है, तो ये दोनों एक दूसरे में मिसिबल है, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन पोलर स्पीशीज नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है, पोलर स्पीशीज पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है। तो बात सही है। तो इसको एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं? अ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट हैविंग सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस लाइक डिसॉल्व्स लाइक। बिल्कुल बात सही है, जो बात ऊपर बोली जा रही है ये चीज़ उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देती है, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक से आप इस बात को समझा सकते हैं। जनरली ऐसा होता है, हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं होता, आगे अगर आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राउल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। बात बिल्कुल सही है, राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सोल्यूशंस। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जितना ज्यादा होगा, सॉल्यूट उतना ज्यादा होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ उसके इंटरैक्शंस उतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, और हो सकता है कि आइडियल सिचुएशन से डेविएशन आ जाए। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कभी प्रेफर नहीं किए जा सकते, हमेशा डाइल्यूट प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि डाइल्यूट के केस में सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में होता है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्शन लगभग नेग्लिजिबल होते हैं। तो बात बिल्कुल गलत, ये बात तो बिल्कुल सही हो जाती है। अब नीचे पढ़ लेते हैं। राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉल्यूशंस व्हिच अंडरगो एसोसिएशन डिसोसिएशन। गलत हो गया ना, ये कह रहे हैं राउल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, जबकि हम ये कहते हैं कि राउल्स लॉ ऐसे केसेस के लिए पॉसिबल है जब दो चीज़ों को आप मिलाएं, सॉलिड और सॉल्वेंट को मिलाएं, तो ना तो उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस होने चाहिए, ना रिपल्सिव इंटरेक्शन होने चाहिए, और जिस चीज़ को आपने डिसॉल्व किया है वो टूटनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर सिर्फ डिसोल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि राउल्स लॉ उनके लिए एप्लीकेबल है जो एसोसिएट और डिसोसिएट हो, तो बात बिल्कुल गलत हो जाती है। पहली बात बिल्कुल सही है, दूसरी बात बिल्कुल गलत है, लेकिन असर्शन सही होता है, रीजन गलत होता है। तो जो ऑप्शन निकल कर हमारे पास आता है वो ऑप्शन होता है सी। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा सी। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। एसीटोन एंड एनिलीन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। एसीटोन एंड एनिलीन कह रहे नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए क्या ऐसा पॉसिबल है। ये हो गया एसीटोन और ये हो गया एनिलीन, H N H और बेंजीन रिंग बना लेते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए एसीटोन के अंदर कौन सा इंटरेक्शन होता है, आप अच्छे से जानते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन। और यहाँ पे तो N और H के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये बात में कोई दो राय नहीं है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसके अंदर डाइपोल इंटरेक्शन है। जब ये दोनों मिक्स होंगे, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे, तो एक नया इंटरेक्शन आपको बीच में नजर आएगा, वो ये वाला इंटरेक्शन होगा।
और ये इंटरेक्शन इस O और इस H के बीच में है, तो ये इंटरेक्शन भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। अब आप कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पहले भी थी, यहाँ पे भी है, लेकिन ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि पहले जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन थी बॉन्डिंग थी वो नाइट्रोजन की वजह से थी, और अब वाली ऑक्सीजन की वजह से, और बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि ऑक्सीजन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब जो इंटरेक्शंस आ रहे हैं वो पहले के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए, और पहले के मुकाबले इंटरेक्शन सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जब सॉल्यूट अलग अलग थे, सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग थे, वो इंटरेक्शन थे उनके खुद के, जब मिला देने पर इंटरेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। तो इस टाइप के केस को हम नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, और इस डेविएशन को हम नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ कहते हैं। जब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए, जब इंटरेक्शन पहले के मुकाबले वीकर हो जाए, तो उसे हम पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ कहते हैं। तो बात में कहा जा रहा है एसीटोन एंड एनालिन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, बात बिल्कुल सही है। आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड एनालिन इज स्ट्रॉन्गर देन बिटवीन एसीटोन एंड एनालिन एनालिन मॉलिक्यूल, बात ये भी बिल्कुल सही है, और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन के अंदर आपसे, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ गए। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड। ब्रोमीन और ब्रोमाइड के ऊपर बात हो रही है, ब्रोमीन एंड ब्रोमाइड। तो हम सामने ब्रोमीन और ब्रोमाइड को उठा के लिख लेते हैं। देखिए ब्रोमाइड रिएक्टेंट है तो 1/5 स्टोइचियोमेट्री नीचे आ गई, dBr माइनस बाय dt इज इक्वल्स टू ब्रोमीन प्लस 1/3 dBr2 बाई dt। लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, क्विक रिवीजन में भी मैंने ये बात बोली है, जब अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात होती है तो स्टोइचियोमेट्री हटा के बात करिए, रेट ऑफ रिएक्शन की बात होती है तो स्टोइचियोमेट्री के साथ बात कीजिए। तो हमसे बोल रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, मतलब केवल आपसे जो चीज़ पूछी जा रही है वो ये वाली चीज़ पूछी जा रही है। तो इस चीज़ को अगर मैं आंसर देना चाहूँ तो इस 3 को मुझे यहाँ लाना होगा। जब ये 3 यहाँ आएगा तो -3/5 dBr माइनस बाई dt हो जाएगा। आई बात समझ में? एंड दैट इज रेट ऑफ Br2 appearance of bromine. This is the answer. आप मैच कर लीजिए तो ये आंसर आपको मिलेगा डी ऑप्शन। ओके फाइन, नेक्स्ट। ये हमने किया थर्ड, अब हम करते हैं फोर्थ। देखिए दी अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं वो एनोमर्स होते हैं, ठीक है। C1 पोजीशन पर OH और H पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक OH रिंग के अंदर होता है वो अल्फा हो जाता है, और जिसमें OH रिंग के बाहर बनता है फिशर प्रोजेक्शन में वो बीटा हो जाता है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, इस केस में हम इनको कहते हैं एनोमर्स। फाइन, तो यहाँ पे एनेंटियोमर्स, कन्फॉर्मर्स, एनोमर्स एंड एपीमर्स, तो आंसर बैठेगा एनोमर्स। ओके ध्यान रखिए, एपीमर्स में कोई और पोजीशन, फर्स्ट को यदि हम छोड़ते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन में अगर H और OH बदलते हैं तो अब जो नई चीज बनती है उनको हम एपीमर्स कह सकते हैं। लेकिन एपीमराइजेशन या एपीमर्स बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, कॉम्पिटिटिव में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके हिसाब से तो यहाँ पे एनोमर ही आंसर होता है, और एनोमर इज अ स्पेशल केस ऑफ एपीमर्स, राइट। तो आप एपीमर भी कहें तो गलत नहीं है, लेकिन ये एपीमराइजेशन का भी एक स्पेशल केस है। C1 पोजीशन पे जब H और OH बदलते हैं तो आप बोर्ड्स के हिसाब से केवल एनोमर्स ध्यान रखिए। तो एनोमर इज द आंसर। नाउ फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखिए एड्सॉर्प्शन के रेस्पेक्ट में क्या बात बिल्कुल सही हो सकती है। एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है? एड्सॉर्प्शन का मतलब है कोई सरफेस है, कोई गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि दूर दूर हैं और वो सरफेस पर आकर जुड़ गए थोड़ी देर बाद, ठीक है, दैट इज एड्सॉर्प्शन। ये एड्सॉर्प्शन चल रहा है। अब क्वेश्चन अराइज, यहाँ पे क्या क्या हुआ है? तो सबसे पहले तो फ्री थे और यहाँ आकर जुड़ गए, तो जो एंट्रोपी है वो कम हुई है, डिसऑर्डरनेस कम हुई है, और डिसऑर्डरनेस जब कम होती है तो डेल्टा इसका साइन नेगेटिव होता है। पहले फ्री थे और अब आगे सरफेस पे जुड़ गए। जुड़े हैं तो बॉन्ड्स भी बने होंगे, बॉन्ड्स जब बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है। और जो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होता है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का साइन हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये साइन आप मैच कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो तीनों नेगेटिव होने चाहिए, मतलब तीनों ही 0 से कम होने चाहिए। 0 से कम, 0 से कम, 0 से कम, सी। यहाँ पे तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ते हुए साइन है, यहाँ पे भी है, तो सी इज द आंसर। सिक्स्थ, जनरली द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड सॉल्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सही बात है, जो भी कलर्ड सॉल्ट्स आते हैं वो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होते हैं। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सा अनपेड होगा या कौन सा कलर्ड होगा या किस में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में यदि आपकी कमांड है तो कभी गलती होगी नहीं। Ag दे रखा है, अब Ag का आइडिया कैसे लगाते हैं? देखिए ये कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, Zn, Cd एंड Hg। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो इन सबका होता है D10S1 और इन सबका होता है D10S2। बस अब आप दिमाग लगाइए। सिल्वर में ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है? Ag2 है और SO4 है, तो +1 हो गई। +1, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी दें तो D10 है, सारे पेयर्ड है, तो ये इसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है।
CuF2, मतलब कि यहाँ पे Cu की +2 ऑप्शन स्टेट है। +2 अगर मैं लेकर आऊँ तो एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, तो +2 में यदि आप जाओगे +2 में तो D9 मिलेगा, और D9 के अंदर आपको पता होगा कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कलर्ड होगा। आप आगे जाना चाहते तो जाइए, बाकी आंसर तो ये मिल गया। Zn तो +2 है, +2 की यदि आप बात करोगे तो D में 10 रहेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। Cu2 Cl2 में कॉपर की +1 है, +1 की यदि आप बात करो तो सारे पेयर्ड होंगे, ये भी नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 7th, अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम की जब भी बात आए तो मिथाइल और इथाइल केस होंगे, और दोनों की केस में सेकेंडरी जो अमीन्स होते हैं वही सबसे ज़्यादा मतलब बेसिक होते हैं, राइट। तो सेकेंडरी अमीन ढूंढ लीजिए आप, पहला वाला प्राइमरी है, दूसरा वाला तो आइसोसाइनाइड है, तीसरा वाला जो है ये ही सेकेंडरी अमीन है, तो हम इसको सही मानेंगे। और इसकी बात करें तो ये तो सेकेंडरी तो है, पर मिथाइल ये ऐसे लिखा हुआ है C6H5NHCH3, लेकिन यहाँ फिनाइल रिंग आ गई। एक्वस मीडियम के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मिथाइल और इथाइल के लिए होता है, फिनाइल का तो कोई केस ही नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये मिथाइल केस है, सेकेंडरी मिथाइल्स। फाइन, चलिए तो आंसर हो गया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर होमोलैप्टिक। जब सारे लिगेंड्स एक जैसे होते हैं तो उसे होमोलैप्टिक कहते हैं। आप चेक करें जरा सारे लिगेंड्स कहाँ पे एक जैसे हैं, मुझे तो देखते नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ गया होगा कि फर्स्ट इज द आंसर, बाकी सब में मिक्स लिगेंड्स हैं, ठीक है, पहले वाले में एक जैसे हैं सारे। 9th, द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चिलेशन ड्यू टू चिलेशन इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। देखिए चिलेट इफेक्ट क्या होता है, जब भी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनते हैं और बन जाने के बाद कोई साइक्लिक कंपाउंड अगर बन जाता है तो वो कंपाउंड कंपैरेटिवली दूसरे कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं, और इस फिनोमिना को हम चिलेट इफेक्ट कहते हैं। एनर्जी जो निकलती है वो चिलेट एनर्जी होती है, राइट, इफेक्ट को चिलेट इफेक्ट कहते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड बने, जो साइक्लिक कंपाउंड कौन बना सकते हैं, डाइडेंटेड लिगेंड्स या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स ये काम कर सकते हैं। आपके सिलेबस में डाइडेंटेड 2 ही हैं, ऑक्सिलेटो और इथेन 1,2-डायमीन, और पॉलीडेंटेड में एक ही है, हेक्साडेंटेड लिगेंड EDTA। इन तीन में से अगर कोई भी होगा तो रिंग कंपाउंड्स बनेंगे और उस फिनोमिना को आप चिलेशन कह सकते हैं। CO मोनोडेंटेड है, CN एम्बाइडेंटेड है, C2O4 ये ऑक्सिलेटो आ गया, ये डाइडेंटेड लिगेंड है, और ये भी मोनोडेंटेड ही है, तो यही साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। 9th का करेक्ट आंसर यही होगा। फाइन, तो अब कैसे होगा ये वो देख लीजिए। C2O4 की यदि मैं बात करूँ, वैसे आपको पता होगा साइक्लिक कंपाउंड कैसे बनते हैं भाई, CO ये O, CO ये O, ये यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, ये देखिए बॉन्ड बन गया। तो मेटल के साथ जब भी बॉन्ड बना तो देखिए ना एक रिंग बन गई ना, 5 मेंबर की रिंग। आपको पता है 5 और 6 मेंबर की जो रिंग होती है वो स्टेबल होती है, तो दैट्स वाई ऑक्सिलेटो जो डाइडेंटेड होते हैं या इथेन 1,2-डायमीन या फिर पॉलीडेंटेड में EDTA सिलेबस वाइज ये काम कर सकते हैं, दैट्स वाई दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइलिक हैलाइड। देखिए विनाइल और अलाइल में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। विनाइल की बात बिल्कुल सीधी सी है कि जब भी Cl या जो भी कंपाउंड जो भी फंक्शन ग्रुप है, मान लीजिए Cl है, वो जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये विनाइलिक कंडीशन होती है। और यदि Cl जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो तो सिंगल बॉन्डेड है, उसके बाद वाला जो कार्बन है वो अगर डबल बॉन्डेड हो जाए, जैसे CH Cl CH और ये वाला डबल बॉन्डेड हो जाए, तो ये अलाइल कंडीशन होती है। Cl जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो के बाद वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड हो, तो ये डायरेक्टली अटैच्ड हो तो विनाइल, और एक छोड़कर अटैच्ड हो तो अलाइल। अब आप इन चारों में देख लें तो पहले वाले में देखिए Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसके जस्ट बाद वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन नहीं, उसके बाद वाला कार्बन इससे जुड़ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, अलाइल हो गया। Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसी पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन उसके बाद वाले पे डबल बॉन्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता, अलाइल हो गया। Br जिस कार्बन पे जुड़ रहा है उसी पे डबल बॉन्ड है, यही विनाइल हुआ। Br जिस कार्बन पे जुड़ रहा है उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो ये भी नहीं हुआ, तो ये 3 तो अलाइल हुए, यही एक विनाइल हुआ। ओके, नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। भाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स पूछे हैं FCC में, आपको ये रूल पता होगा कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, जैसे Z नंबर ऑफ पर यूनिट सेल्स, ठीक है, तो अगर T वॉइड्स की बात करें तो T वॉइड्स जस्ट उसके डबल होते हैं, तो 2Z हो जाते हैं, ठीक है, और O वॉइड्स की यदि हम बात करें तो Z ही रहते हैं। तो अगर Z इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल तो उसके जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, और उतने के उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। फाइन, तो यहाँ पे हमसे कह रहे हैं FCC के लिए Z कितना होता है, फेस सेंटर्ड, तो उसमें कॉर्नर्स तो होते ही हैं 1/8 × 8, और फेसेस होते हैं शेयर जो होते हैं 1/2, और टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो आंसर आएगा 4। तो Z तो 4 हो गया, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे 8, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे 4, तो टेट्रा पूछा है, दैट्स वाई आंसर इज B। नेक्स्ट देखिए, रीजन असर्शन आ जाता है, फ्रक्टोज रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रक्टोज अंडरगो रीअरेंजमेंट रिएक्शन टू गिव ग्लूकोज। फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, जिन लोगों को पता नहीं होता वो ये कहते हैं कि फ्रक्टोज में कीटोन है और ये कभी भी टॉलरेंस ऑफ फेरेंक्स के साथ टेस्ट नहीं देना चाहिए, कभी भी इनको रिड्यूस नहीं करना चाहिए, खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते। बात सही है, लेकिन फिर भी फ्रक्टोज टॉलरेंस ऑफ फेरेंक्स टेस्ट दे देता है, ऐसा क्यों? तो ये बात बिल्कुल सही है। इस बात को एक रीअरेंजमेंट से समझाया जाता है, रीअरेंजमेंट का नाम है
लॉबरी डी ब्रून इकैनिस्टीन रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर सुन लीजिए आप, इस रिएक्शन में जब भी बेसिक मीडियम में फ्रक्टोज को लिया जाता है तो फ्रक्टोज रीअरेंज होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। वापस बोलता हूँ, फ्रक्टोज को बेसिक मीडियम में, क्योंकि टॉलरेंस ऑफ फेलिंग रिएजेंट जो टेस्ट होते हैं ये दोनों बेसिक मीडियम में ही होते हैं, तो जैसे ही बेसिक मीडियम होता है तो फ्रक्टोज रीअरेंज होकर थोड़ा बहुत ग्लूकोज बना लेता है, और क्योंकि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री फॉर्म में होता है तो जो टेस्ट आता है टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट वो इस एल्डिहाइड की वजह से आता है। तो फ्रक्टोज ने टेस्ट नहीं दिया है, लेकिन बेसिक मीडियम में फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और टेस्ट ग्लूकोज की वजह से आए, लेकिन क्योंकि आपने फ्रक्टोज लिया था तो आपको लगता है फ्रक्टोज ये टेस्ट दे रहा है, तो फ्रक्टोज नहीं दे रहा, रीअरेंज होने के बाद बना जो ग्लूकोज है वो ये टेस्ट देता है। तो रीजन हमसे दिया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रक्टोज अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गिव ग्लूकोज। बात बिल्कुल सही है और ग्लूकोज की वजह से ये टेस्ट आ जाता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात थी। आंसर क्या देंगे इसका, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, P4 इज मोर रिएक्टिव देन N2। आप तो अच्छे से जानते हैं व्हाइट फॉस्फेट तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और N2 गैस तो बहुत स्टेबल है। चिप्स के पैकेट्स में भी हम इसी गैस को यूज़ करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए। क्यों? तो स्ट्रक्चर में कहानी छुपी हुई है। अगर आपसे N2 का स्ट्रक्चर बोला जाए तो आप N2 का स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, तो आप ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, बहुत हाई बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है। और फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाए तो मल्टीपल बॉन्डिंग तो कर नहीं सकते, साइज बड़ा है, तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा होता है, रिंग स्ट्रेन, तो इनका सिंगल बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं टूटता। यही आंसर हो सकता है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, PP सिंगल बॉन्ड इज मच वीकर देन N ट्रिपल बॉन्ड। बात बिल्कुल सही है, ए बैठेगा। नेक्स्ट 14th, इन क्रिस्टलाइजेशन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस शो डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल। बात बिल्कुल सही है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोट्रोपी शो करते हैं। आइसो का मतलब सब डायरेक्शन से सेम आंसर आना और एन आइसो का मतलब अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग आंसर्स आना। कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनको यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अलग अलग डायरेक्शन से मेजर किया जाए तो आंसर्स अलग अलग आते हैं, जबकि जो अमरफस सॉलिड्स होते हैं उनमें सब जगह से आंसर एक जैसा आता है। इस प्रॉपर्टी को हम एन आइसोट्रोपी कहते हैं। आइसोट्रोपी अमरफस सॉलिड शो करते हैं। अब रीजन दे रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये बात बिल्कुल गलत हो गई, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आइसोट्रोपिक नहीं होते, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो एन आइसोट्रोपिक होते हैं। तो ये तो बात ही बिल्कुल गलत है और ये बात सही है। अब क्योंकि ऊपर वाली बात सही है और ये गलत है तो जो ऑप्शन बैठता है वो सी बैठता है। ओके, नेक्स्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एलिफेटिक एल्डिहाइड बाय फेलिंग सॉल्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट केस है ये। देखिए, टॉलरेंस रिएजेंट एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ भी टेस्ट देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ भी टेस्ट देता है और फॉर्मिक एसिड के साथ भी टेस्ट देता है, करेक्ट। जबकि फेलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ टेस्ट नहीं देता, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देता है, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने की ताकत टॉलरेंस एजेंट में नहीं है। इसका मतलब ये है कि टॉलरेंस एजेंट कंपैरेटिवली फेलिंग सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज करने की ताकत नहीं है। कंपैरेटिवली जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो टॉलरेंस एजेंट से वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टॉलरेंस एजेंट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू दी फेलिंग सॉल्यूशन। इसीलिए टॉलरेंस एजेंट एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ध्यान रहे, एरोमेटिक एल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एलिफेटिक एल्डिहाइड बाय फेलिंग सॉल्यूशन। बात बिल्कुल जम जाती है, क्योंकि एक टेस्ट ट्यूब में एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एक में एलिफेटिक एल्डिहाइड है। अगर दोनों में टॉलरेंस एजेंट डाला तो टेस्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही सिल्वर मिरर बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों के अंदर आपने फेलिंग सॉल्यूशन घेरा तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन एलिफेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन करके रेड पीपीटी बना देंगे। तो बिल्कुल सही है, हम फेलिंग सॉल्यूशन से एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आंसर पढ़ते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, एलिफेटिक एल्डिहाइड रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग को रिड्यूस कर देते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बात सही है। बट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डोंट, बात बिल्कुल सही है। आप कैसे भी बोल सकते हैं, या तो आप ये स्टेटमेंट बोले तो भी बात सही है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, राइट। या आप उल्टा भी बोल सकते हैं, जो मैंने आपसे बोला था कि जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपैरेटिवली वीकर होती है, इसलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते जबकि एलिफेटिक को कर देते हैं। तो ये बात उस बात को बिल्कुल प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रही है। ऑप्शन जो आएगा वो ऑप्शन आएगा ए। ओके, नेक्स्ट, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये मिथाइल ईथर। इसकी जब HI से रिएक्शन होती है, ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, आई हमेशा बड़े पार्ट पर तभी अटैक करेगा जब सामने टर्शरी कार्बोकेटायन वाली कंडीशन हो, और यहाँ बन रही है, इसलिए आई बड़े वाले पार्ट पे अटैक करेगा और CH3 आई और यहाँ पे CH3OH बनेगा। अब क्यों आने आई पे यहाँ पे बड़े वाले पार्ट पे अटैक किया, तो मतलब कार्बोकेटायन बना। और कार्बोकेटायन किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, कार्बोकेटायन हमेशा SN1 मैकेनिज्म में ही बनते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू आगे बढ़ेगी। ऑप्शंस देखते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर ऑन क्लीवेज विद HI इट गिव्स टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, सही है, एंड मिथाइल अल्कोहल, बिल्कुल परफेक्ट है, स्टेटमेंट सही है। द रिएक्शन प्रोसीड्स बाय SN2 मैकेनिज्म, ये बात गलत हो गई, SN2 नहीं SN1 से आगे बढ़ेगी, तो ये बात तो गलत है, ये बात सही है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के ऊपर। देखिए, सेक्शन बी में 70 to 25
क्वेश्चंस हैं, 17 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के हैं। अब इनके ऊपर अपन अपना डिस्कशन बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले द फॉलोइंग क्वेश्चन कैरी टाइप 1 एंड कैरी 2 मार्क्स ईच। गिव रीजंस। इन द पेयर, 2 पेयर दे रखे हैं, विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। देखिए, SN2 के लिए पूछ रहे हैं। मैंने आपको हमेशा एक ही बात सिखाई है, हमेशा SN1 से आंसर निकालिए और आंसर को उल्टा कर दीजिए। SN1 से कौन तेजी से जाते हैं? टर्शरी। और SN2 से कौन जाते हैं? 0 डिग्री, जिनकी कोई डिग्री नहीं होती, जैसे मिथाइल क्लोराइड या फिर प्राइमरी वाले। तो इन्होंने SN2 पूछा है, तो ये टर्शरी आपको नजर आ गया। तो टर्शरी वाला तो किसके थ्रू जाना पसंद करता है, किस मैकेनिज्म को प्रेफर करता है? तो ये तो SN1 को प्रेफर करेगा, और ये प्राइमरी है, ये SN2 को प्रेफर करेगा, राइट। अब ये पूछते हैं कि ये SN1 को प्रेफर करता है क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनते हैं जो कि स्टेबल होते हैं। ये SN2 को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि SN2 का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है, और प्राइमरी में हिंड्रेंसेस, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होते हैं। तो रीजन भी हमसे पूछा जा रहा है, तो SN2 ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, ये इसका जवाब देंगे। अल्काइल हैलाइड्स 2 पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। ये कह रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स पोलर है, बिल्कुल पोलर है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन फिर भी अगर जब हम इनको पानी में मिक्स करते हैं तो ये पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होते, पानी में मिक्स नहीं होते, जबकि पानी के साथ इंटरेक्शन तो बना सकते हैं क्योंकि वाटर भी नेचर से पोलर है। तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, और हमने कहा ही था अभी थोड़ी देर पहले कि पोलर में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन मैंने कहा था जनरली, हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। फिर देखिए, डिसॉल्व होने की पहली शर्त ये होती है कि इनके खुद के कुछ इंटरेक्शंस हैं, इसके खुद के कुछ इंटरेक्शंस हैं। नए इंटरेक्शंस अगर काफ़ी स्ट्रॉन्गर बनते हैं, जो कि खुद के इंटरेक्शन से काफ़ी स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। और नए इंटरेक्शंस पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरेक्शंस अगर वीकर होते हैं तो चीज़ें मिक्स नहीं होती। तो ये सबसे बेस्ट जवाब बनता है इसका कि इसके जो खुद के इंटरेक्शन हैं और इसके जो खुद के इंटरेक्शन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और नए इंटरेक्शन जो बनते हैं वो कंपैरेटिवली वीकर बनते हैं, इसीलिए अल्काइल हैलाइड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते। ये जवाब दे सकते हैं। नहीं तो एक जवाब और भी है जो आप बोल सकते हैं, पानी के अंदर जनरली वही ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं जो पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले। इस मॉलिक्यूल के पास इसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बहुत नेग्लिजिबल है, इस वजह से ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते। ये भी आप कह सकते हो। तो दोनों बातें एडमिसिबल है। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 18, विच राइट 1 डिफरेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोई एक डिफरेंस इन दोनों के बीच में बताना है, कोई भी एक डिफरेंस जो आपके दिमाग में आता है। पहला जो चीज पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है सोल्यूशन एंड कोलॉइड। देखिए, सोल्यूशन चैप्टर 2 है और कोलॉइड चैप्टर 5 है। सोल्यूशन एक होमोजेनस केमिस्ट्री और कोलॉइड सरफेस केमिस्ट्री है जो कि एक हेटेरोजेनस केमिस्ट्री है। तो पहला डिफरेंस ही आपके पास आ गया कि सोल्यूशन जो है, इस केस में आप बोल सकते हैं कि यहाँ जो चीज बनती है वो मिक्सचर जो बनता है वो हेटेरोजेनस, सोल्यूशन है तो होमोजेनस, और कोलॉइड्स के अंदर जो भी आपके सिस्टम बनता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को मिला देने के बाद, तो वो सारी केमिस्ट्री हेटेरोजेनियस होती है। दूसरा, आप ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। ऐसी कितनी बातें आप अपनी बातों को यहाँ पे लाकर जोड़ सकते हैं। अगर हम बात करें तो हमसे पूछा जा रहा है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। फोबिया मतलब कि जो सॉल्वेंट को रिपेल करे वो लायोफोबिक, और जो सॉल्वेंट को लव करे वो लायोफिलिक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि लायोफोबिक कह रहे हैं तो सॉल्वेंट रिपेलिंग या सॉल्वेंट हीटिंग। फिलिक आप इसके लिए कह सकते हैं सॉल्वेंट लविंग। ठीक है, सॉल्वेंट हीटिंग, सॉल्वेंट लविंग। जो सॉल्वेंट लविंग होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। सॉल्वेंट हट गया, वापस सॉल्वेंट मिला दिया, वापस बन के तैयार हो जाएंगे। सॉल्वेंट हट गया तो कोई बात नहीं, सॉल्यूट पड़ा रहेगा, डिस्पर्स फेज पड़ा रहेगा, पानी मिलाते ही वापस तैयार हो जाता है। तो जनरली जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, और जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इन्हें केमिकल मेथड से बनाया जाता है, और एक बार दोनों को अलग कर दिया तो वापस केमिकल मेथड लेके ही आप बना सकते हैं, मात्र मिला देने से तैयार नहीं होते। तो आपसे एक पूछा है, मैंने 2 बता दिए, ध्यान रखें। 19, डिफाइन क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एक्सप्लेन व्हाई कोबाल्ट थर्ड फॉर्म्स। अच्छा, पैरामैग्नेटिक ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस विद वीक फील्ड लिगेंड वाइल डायमैग्नेटिक। ठीक है, देखें कोबाल्ट 3 पे बात हो रही है, तो सबसे पहला काम होता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। 27 नंबर है तो 3d7 4s2 s, और ये यहाँ d आ गया। हमारी स्टेट जो दी जा रही है वो 3+ दी जा रही है, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालते हैं तो 3d6 बचता है। अब अगर क्रिस्टल फील्ड की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी लिखिए, U बनाइए, और जो d ऑर्बिटल है उसे शो कर दीजिए यहाँ पे, ये d हो गई। लिगेंड्स की प्रेजेंस में एवरेज एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है, तो ये हमने 5 बना दिए, और उसके बाद लिगेंड और नज़दीक आते हैं तो स्प्लिटिंग हो जाती है। अब ऑक्टाइडल केस के अंदर लिगेंड बिटवीन दी एक्सेस आते हैं, इसीलिए जो बिटवीन दी एक्सेस वाली ऑर्बिटल्स होती हैं, वापस बोलता हूँ, जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं ऑक्टाइडल के केस में वो ऑन दी एक्सेस अप्रोच करते हैं, और जब वो ऑन दी एक्सेस अप्रोच करेंगे तो जो ऑन दी एक्सेस होंगी उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो बिटवीन दी एक्सेस होंगी उस एनर्जी को कॉम्पनसेट करने के लिए नीचे आ जाएंगी।
तो ये नीचे आ गई और ये ऊपर चले गए, ये T2G हो गया, ये EG हो गया, ये हो गया बेरी सेंटर। तो ध्यान रखिए लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रल के केस में थ्रू दी एक्सिस अप्रोच करते हैं, और जब वो एक्सिस के थ्रू आएंगे तो जो ऑर्बिटल ऑन दी एक्सिस होंगी उनमें रिपल्शन ज्यादा होंगे, और ऑन दी एक्सिस होती है dx2-y² एंड dz², तो उन्हें हमने EG बोल दिया, और बची भी जो है वो नीचे आ जाती है एनर्जी को कॉम्पनसेट करने के लिए। तो ध्यान रखिए ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस में 3 नीचे और 2 ऊपर होते हैं, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, 1 2 3। अब बच गए 3। अब 3 में एक इशू है, इट डिपेंड्स कि ये जो गैप है जिसे हम डेल O से रिप्रेजेंट करते हैं, ये गैप अगर बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि हम ऐसा बोल सकते हैं डेल O बहुत ज़्यादा हो, किससे? पेयरिंग एनर्जी से, क्योंकि डेल O का मतलब ये होता है कि गैप बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से जब अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो नीचे आएगा तो उसको पेयरिंग करनी है, और ऊपर जाएगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि हायर एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन को भेजना है। डन। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि वो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि गैप कितना ज़्यादा है। अगर गैप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फिर नीचे आना ही पसंद करता है, ओके, और उस केस में पेयरिंग शुरू हो जाती है। तो अगर डेल O गैप बहुत ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन बनती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में। जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं तो रिपल्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए डेल O की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में। इसीलिए जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा, कौन सा वाला? चौथा वाला, वो भी कहाँ आएगा? नीचे, पांचवा भी नीचे और छठा भी नीचे। और ऐसे केस के अंदर आप बोल सकते हैं T2G6 EG0, इसे कहते हैं डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। और क्योंकि यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, इसीलिए नेचर कैसा आएगा? डाईमैग्नेटिक। ओके, अब ये सोचिए जरा कि अगर वीक फील्ड लिगेंड रहा होता तो क्या होता? आप खुद सोच सकते हैं अच्छे से। वीक फील्ड लिगेंड रहता है फॉर वीक फील्ड लिगेंड्स, तो वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में रिपल्शंस उतने ज़्यादा नहीं होते, तो डेल O कम रहता है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब गैप काफ़ी कम होता है। और गैप जब कम होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आने के बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो नीचे नहीं आता, वो ऊपर जाता है, पांचवा भी ऊपर जाता है। मैं फिलिंग करता हूँ, आप देखिएगा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। वापस वही ऑर्बिटल्स बना दी हमने, ठीक है, यहाँ पे 2 तो रहती हैं। देखिए अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने जा रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा तो यहीं आना था। अब गैप कम है, पेयरिंग में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो इसीलिए हम गैप भी कम है, इसलिए जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आने की बजाय ऊपर जाएगा, पांचवा भी ऊपर जाएगा। अब 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? ऊपर या नीचे? ऊपर जाता है तो भी पेयरिंग करनी है, नीचे आता है तो भी पेयरिंग करनी है, लेकिन नीचे आता है तो एनर्जी कम है, तो अब वो नीचे ही आएगा, ये यहाँ नीचे आ जाता है। तो अब कन्फिग्रेशन क्या बनता है? अब बनता है T2G4 EG2। टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये केस वीक फील्ड लिगेंड्स में होगा, और यहाँ पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, इसीलिए इसका नेचर भी कैसा आएगा? पैरामैग्नेटिक आएगा। आगे बात समझ में, जबकि ऊपर वाले का नेचर कैसा आएगा? डायमैग्नेटिक, क्योंकि वहाँ पे सारे पेयर्ड हो गए, जबकि यहाँ पे पेयरिंग तो हुई लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, दैट्स वाई। तो जो बातें इन्होंने बोली है वो यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन की जा चुकी है। नेक्स्ट, व्हाट डज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0 इंडिकेट? भाई E0 की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो समझ जाओ वो सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है, क्योंकि ΔG0 होता है -NF E0 ऑफ दी सेल। अभी कह रहे हैं E0 ऑफ दी सेल जो है वो नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव होगा और ये बाहर नेगेटिव है, तो ΔG0 क्या हो जाएगा? अगर ये नेगेटिव में है तो ΔG0 हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव होते ही नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस आ जाए तो मतलब सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो व्हाट डज E0 वैल्यूज इंडिकेट? द सेल इज नॉट इन वर्किंग कंडीशन, क्योंकि ये प्रोसेस एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है। दूसरा, वाई ऑन डायलेशन लैम्डा नॉट ऑफ CH3COH, लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COH इंक्रीजेस ड्रास्टिकली वाइल दैट ऑफ इंक्रीजेस ग्रेजुअली। ठीक है, देखिए ये कहा जा रहा है कि CH3COH लैम्डा m नॉट, ये CH3COH और लैम्डा m नॉट, दूसरा क्या कहा जा रहा है? CH3CO- और Na+। ये जो है ये वीक एसिड है, और ये जो है एक सॉल्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्ट है इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब आप एक बात को ध्यान से सुनिएगा, लैम्डा m नॉट की यदि हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए, जो लैम्डा m होता है दैट इज कापा इंटू 1000/c। ये तो बात आपको अच्छे से पता है, ठीक है। लैम्डा m ही है, नॉट नहीं है, इंक्रीज ड्रास्टिकली, ठीक है। ये लैम्डा m ही है ना, नॉट तो एक्सट्रीम केस में आ जाता है, तो हम लैम्डा कैसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लगा दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ वो देखिए, लैम्डा m की यदि हम बात करें तो कापा इंटू 1000/c। पानी अगर आप मिलाते हैं तो कंसंट्रेशन कम होती है, और कंसंट्रेशन कम होती है तो लैम्डा m बढ़ता है। तो ये बात तो तय है कि जो लैम्डा m है वो बढ़ेगा, ये लैम्डा m ही है, डन, नॉट नहीं है। तो ये बात तो तय है कि जो मोलर कंडक्टेंस होती है
वो पानी मिला देने से बढ़ती है। करेक्ट है, ये तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है और प्रूफ भी मैंने किया। ये कह रहे हैं जो वीक एसिड्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत तेजी से बढ़ती है, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए बहुत धीरे बढ़ती है, ग्रेजुअली। ऐसा क्यों? देखिए, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें आप जब पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने पर दो फैक्टर एक साथ काम करते हैं। एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन बढ़ता है, अल्फा की वैल्यू बढ़ती है, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगा। तो लैम्डा एम बहुत तेजी से इसलिए बढ़ता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में स्कोप है आयनाइजेशन का, और पानी मिलाने पर ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा आयनाइज होंगे, ज़्यादा आपको आयंस मिलेंगे, और एक साथ इतने ज़्यादा आयंस मिलेंगे तो एकदम से कंडक्टेंस बढ़ेगी, लैम्डा एम बढ़ जाएगा, नंबर 1। तो फिर वीक इलेक्ट्रो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलरेडी पूरे आयनाइज्ड होते हैं। तो पानी मिला देने पर जब वो फुली आयनाइज्ड है तो अब क्या हो रहा है? तो पानी मिला देने पर आयंस एक दूसरे से थोड़े दूर दूर हो जाते हैं और एक दूसरे के अट्रैक्शन को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, और इलेक्ट्रोड की तरफ उनका मूवमेंट थोड़ा तेज हो जाता है। तो पानी मिला देने पर नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ते स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि तो ऑलरेडी फुली डिसोसिएटेड है, लेकिन आयंस के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उनको होमोजेनस मिक्सचर बनाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, पानी मिलाने पर पूरे पानी में फैलना पड़ता है। तो इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स उनके माइग्रेशन थोड़े तेज हो जाते हैं, तो इसलिए कंडक्टेंस बढ़ती है लेकिन बहुत धीरे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में तो अब आप समझ गए होंगे कि बहुत तेजी से बढ़ना तय है, क्योंकि वहां पे दूर दूर तो जा ही रहे हैं, साथ ही साथ एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन भी बढ़ता है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलते हैं, इसलिए कंडक्टेंस तेजी से बढ़ती है। तो आपसे पूछा जाए कि क्यों, तो अभी कह देंगे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन डाइल्यूशन के साथ तेजी से बढ़ता है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलते हैं, कंडक्टेंस बढ़ना तय है बहुत तेजी से। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आयोनाइजेशन तो वो फुली आयनाइज्ड है, सिर्फ दो आयंस के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते हैं, इस वजह से धीरे धीरे बढ़ता है। तो इतनी लंबी बात भी ना बोले तो सीधा सा आप बोलिए इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट वाइल इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट भी बोल देते हैं और एक को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल के अपनी बात को समझा देते हैं तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड इज दिस, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी है। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा। अल्फा को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हर चैप्टर के लिए अलग फॉर्मूला चलता है। इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। ये इस चैप्टर का फॉर्मूला है। सोल्यूशन होता तो अल्फा इक्वल्स टू i माइनस 1 अपॉन n-1 या n-1। केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा होता है तो K इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C। आयनिक इक्विलिब्रियम अगर चल रहा होता है तो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा हो तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब लैम्डा एम किसके लिए भाई बात हो रही है? बात हो रही है मिथेनोइक एसिड के लिए। मिथेनोइक एसिड में ये रहा आयन एक, तो लैम्डा नॉट HCOO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस। तो ये मिथेनोइक एसिड का लैम्डा नॉट निकल जाएगा, दोनों की वैल्यू हमारे पास है। और लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड इज दिस, वो आपको दे ही रखी है 46.1। साइमन सेंटीमीटर का मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, बात बिल्कुल सही है। तो वैल्यूज आपके पास आ गई है 46.1 और नीचे 54.6 प्लस 349.6। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर मैंने लिख रखा है 0.114। तो अल्फा की वैल्यू बहुत कम आ रही है, एक से तो बहुत कम है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट जिसकी बात की जा रही है वो काफी वीक है। बाकी सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया। नेक्स्ट 22, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑल्सो गिव द नेम ऑफ द रिएक्शन। NaOH कंसंट्रेटेड है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे रिएक्शन का नाम है, आज ही हमने देखा था, स्टार्टिंग भी इसी से हुई थी, रिएक्शन का नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन या कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके, प्रोडक्ट पहचानिए। प्रोडक्ट मैंने आपसे कहा था, एक अल्कोहल सेम कार्बन का और एक सेम कार्बन का सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं, सिर्फ एल्डिहाइड वाले ग्रुप पे चेंज आता है। ये रहा, इसको अल्कोहल में चेंज कर दो तो CH2H। अब सॉल्ट बनाना है, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं, और इसको आप सॉल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, और Na है तो N+। फाइन, चलिए, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, ZnHgHCl। ये जो रिएक्शन है ये है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ओके, क्लेमेंसन रिडक्शन की ट्रिक क्या होती है? क्लेमेंसन रिडक्शन की ट्रिक सिर्फ ये होती है कि जो CO ग्रुप होता है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो प्रोडक्ट आने वाला है वो बिल्कुल CO को CH2 में कन्वर्ट कर दीजिए, और आगे जो है वो यूं का यूं रहता है। इथाइल बेंजीन इज द आंसर। कैसे मैंने किया, अगर आप चाहते हैं देखना तो यहाँ पे ट्रिक से तो मैं ये ऐसे बता सकता हूँ आपको बहुत ईजीली। ये बेंजीन रिंग CO CH3, H रिडक्शन कर रहे हैं ना, HH, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, 2 H यहाँ जुड़ जाएंगे तो CH2 CH3। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट। ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमको, स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखें, IBr2- का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखिए, आयोडीन वैलेंस शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन और एक माइनस है, तो हम 8 मान लेते हैं।
8 में ये एक ब्रोमीन तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, एक ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, बच गए कितने? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए। हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। डन, ये आपका तैयार। यहाँ पे यदि हम बात करें तो सिग्मा बॉन्ड एक है और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गया और 3 लोन पेयर हो गए, टोटल हो गया 5। 5 से हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d, ज्योमेट्री हो गई ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल, और शेप जो आएगा वो लीनियर आ जाएगा, क्योंकि शेप जब हम बताते हैं तो लोन पेयर को इन्वॉल्व नहीं करते। अब मैं कैसे शो करूंगा? ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल ऐसे ही बनेगा। बीच में कौन है? बीच में है आयोडीन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे 3 लोन पेयर लगा दीजिए, तीनों पे लोन पेयर आ गए, और एक्सेल पोजीशन पे Br और Br। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 180 डिग्री लीनियर आ जाएगा। फाइन, तो जो चीज़ मैंने लिखी है परफेक्ट। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए, H2SO8 का स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए ये ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर है, इसे पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, मार्शल्स एसिड भी इसका नाम है। हमें तो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए टेक्निक देख लीजिए। ऑक्सो एसिड सल्फर का है तो S डबल बॉन्डेड हो, ऑक्सो ग्रुप। एसिड बनाना है तो एक OH होना चाहिए, एक OH होना चाहिए। H2 पूरा हो गया, S2 पूरा हो गया। अब तो आपको 8 ऑक्सीजन का हिसाब देना है, 4 का पूरा हो गया, 4 ऑक्सीजन और लगाना है, और कोशिश करें कि सल्फर की 6 जो वैलेंसी होती है वो भी पूरी हो जाए। अभी तो आपको 3 ही नजर आ रही है, चलिए एक तो बीच में जोड़ने का काम कर लेंगे, बच गई 2, ये पूरी वैलेंसी इसकी हो गई। तो यहाँ पे तो हम एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, तो ये हो गया काम पूरा। अभी भी 2 ऑक्सीजन बच गए, अब तो एक ही काम कर सकते हैं। वो दोनों ऑक्सीजन कहाँ पे ले आएंगे अब आप? वो दोनों ऑक्सीजन आ जाएंगे बीच में, और क्योंकि ये लिंक परऑक्साइड लिंक है इसीलिए इसका नाम परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। मार्शल एसिड इसका एक कमर्शियल नेम आप कह सकते हैं। फाइन, तो ये इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट 24th, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H15Br। भाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है विथ एक्वस KOH टू गिव अ रेसिमिक मिक्सचर। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ऑब्वियसली, तो रेसिमिक मिक्सचर ही दे सकता है या फिर इन्वर्जन कर सकता है। रेसिमिक मिक्सचर अगर दे रहा है तो रेसिमाइजेशन हमेशा टर्शरी के केस में बेटर होता है। ऐसे 1 मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है, स्टेबल कार्बोकेटायंस बनते हैं। तो हमसे कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुआ है वो आप हमको बताइए। चलिए शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले कायरल कार्बन बनाए तो सही, तो अगर हम देखें तो ये कार्बन है, ये Br है, CH3 जोड़ दो, एक कार्बन, C2H5 2 कार्बन, तो 1 2 3 4 3 बच गए, तो C3H7 यहाँ ले लेते हैं, C3H7 डन। एक बार चेक कर लो, C3 ये C2H5H7, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 5 12 13 14 15 डन, ये बन गया। और अगर आप देखें तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि चारों ग्रुप अलग अलग हैं, और ये एक टर्शरी हैलाइड भी है। अब इस टर्शरी हैलाइड का यदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इसका सब्स्टिट्यूशन किया जाए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो आपको जो चीज़ मिलती है उसमें ये CH3 यहीं, C3H7 यहीं, C2H5 यहीं, और यहाँ पे OH आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। करेक्ट। रिएक्शन किससे करवा रहे हैं आप? एक्वस KOH से। फाइन, तो एक्वस KOH से जब रिएक्शन होती है साथ में एक्वस KOH, ओके, तो ये OH आ जाता है। अब इसके लिए ये कह रहे हैं कि ये कैसा बना है? ये एक रेसिमिक मिक्सचर बना है। अभी रेसिमिक मिक्सचर क्यों बना? देखिए रेसिमिक मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर 50% रिटेंटेड फॉर्म हो और 50% इन्वर्टेड फॉर्म हो। दोनों फॉर्म जब एक साथ बनती है तो जो मिक्सचर होता है वो रेसिमिक मिक्सचर होता है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब मैकेनिज्म SN1 के थ्रू चल रहा हो, कार्बोकेटायन बने हो। अब होता क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए आप तो इसको अलग से बताइएगा, मैं यहाँ पे आपको इस जगह शो कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को जब आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लेते हैं, तो सॉल्वेशन होता है, Br हटकर चला जाता है सॉल्वेंट के अंदर और यहाँ पे बन जाता है एक कार्बोकेटायन, जिसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे C2H5 बता दीजिए, यहाँ पे C3H7 बता दीजिए, और यहाँ पे CH3 बता दीजिए, और ये प्लस साइन देख सकते हैं आप। Br हट जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अभी कार्बोकेटायन है, प्लेनर ज्योमेट्री है। अब इसके ऊपर एक्वस KOH से OH अटैक करने के लिए आएगा। अब जब इस पे OH अटैक करने के लिए आएगा तो OH इस डायरेक्शन से भी अटैक कर सकता है और इस डायरेक्शन से भी अटैक कर सकता है। अब जब OH इस पे दोनों डायरेक्शन से अटैक कर सकता है तो एक बार OH इस साइड से जुड़ेगा और एक बार OH इस साइड से जुड़ेगा। तो अगर मैं इधर कोई प्रोडक्ट आपको बताना चाहूँ तो आप CH3 लिखिए, इधर आप OH बता दीजिए, और बाकी C2H5 को नीचे रहने दीजिए और C3H7 को यूं शो कर दीजिए। कारण तो है ये। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे OH ने अटैक किया होता तो क्या बनने वाला है? इस जगह पे ध्यान दें, ये C, ये CH3, इसको सोचते हुए मिरर इमेज बना दीजिए। ये ट्रिक होती है। तो OH उधर है तो ये OH इधर लगा दीजिए,
C3H7 इधर लगा दीजिए और नीचे आ जाएगा C2H5, ये भी कायरल सेंटर है, लेकिन यहाँ पे OH वहीं आ रहा है जहाँ से Br हटा है, तो इसे आप कहेंगे 50% ही बनेगा, क्योंकि 50% हटा है इधर से और 50 इधर से, तो 50% रिटेंटेड या रिटेंशन कह सकते हैं, जहाँ से हटा वहीं पे, और यहाँ जहाँ से हटा उसके रिवर्स साइड पे आ रहा है, तो यहाँ 50% ये बनेगा, 50% इन्वर्जन, तो दोनों 50-50 बनेंगे, और जब दोनों 50-50 बनेंगे, मैकेनिज्म हो चुका है, और जब दोनों 50-50 बनेंगे तो 50% इन्वर्टेड फॉर्म और 50% रिटेंटेड फॉर्म क्या देगी, रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, सफिशिएंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए 25th, आंसर द फॉलोइंग। इन NaCl crystal Cl minus ions in FCC arrangement calculate the number of civil ions in its unit cell। बहुत आसान है, FCC अरेंजमेंट हम पहले भी देख चुके हैं, जो भी चीज़ FCC अरेंजमेंट में होती है उसके नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 होते हैं, कॉर्नर्स के कारण 1 और फेसेस के कारण 3, 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6, तो ये बात हम देख चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं 4, मैं पहले बता चुका हूँ, दैट्स वाई। Schottky defects lowers the density of the related solids. Why? Because both cations and anions are missing from the lattice sites. बस इतना सा बोलना है कि lattice site से cation और anion दोनों मिसिंग होते हैं, दोनों ही जब मिस कर जाएंगे तो वॉल्यूम वही रहेगा, लेकिन मास कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाती है। फाइन, तो इतना सा स्टेटमेंट आपको लिखना था, बोथ cations and anions are missing from the lattice point. ओके, नेक्स्ट सेक्शन सी पे बात करेंगे। Is the variability in oxidation number of transition elements differ from that of non-transition elements? Illustrate with examples। देखिए, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ये बात समझानी है कि पी ब्लॉक, यानी नॉन ट्रांजिशन में हम पी ब्लॉक को लेते हैं, और डी ब्लॉक में ऑक्सीजन स्टेट के ट्रेंड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं समझाता हूँ। देखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल से बताना है, रीजन नहीं देने। रीजन में काफ़ी डेप्थ लेनी पड़ती है, तो वो हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि हमसे सिर्फ एग्जाम्पल पूछें। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि यदि मैं क्रोमियम की बात करूँ, उसके नीचे मॉलिब्डेनम और उसके नीचे टंगस्टन, क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट 6 की बात की जाए तो हाईली अनस्टेबल होती है, जबकि टंगस्टन की जो 6 ऑक्सीजन स्टेट होती है वो स्टेबल होती है। तभी तो क्रोमियम Cr2O7 में +6 में हाईली या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज और खुद नीचे वाली ऑक्सीजन स्टेट में चला जाता है। तो स्टेटमेंट क्या आती है, हायर एलिमेंट्स आर स्टेबल इन हायर ऑक्सीजन स्टेट, या हेवियर एलिमेंट्स आर स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये हेवियर एलिमेंट है और हायर ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल होता है। जबकि अगर आप पी ब्लॉक में बात करें ना, जैसे कि CGE SN तो Pb 2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, P+2 and +4, इसका +2 स्टेबल होता है, जबकि जो हायर ऑक्सीजन स्टेट है वो अनस्टेबल होती है। देखिए आ गया एग्जांपल, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जो हेवियर एलिमेंट्स हैं वो लोअर ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल है, जबकि डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो हेवियर एलिमेंट्स हैं वो हायर ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल है। तो बस यही कह रहे हैं हमसे कि इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, और ये बताइए कि उनके ऑक्सीजन स्टेट के ट्रेंड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंसेस होते हैं। इसका रीजन तो बहुत फेमस है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेकिन यहाँ हमें रीजन कुछ नहीं देना, हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल से बताना था, फैक्ट्स बताने थे। तो फैक्ट्स आपके सामने आ गए कि ये हेवियर एलिमेंट्स हायर ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल होते हैं, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब अनस्टेबल है, तभी खुद रिड्यूस होना चाह रहा है। जबकि यहाँ पे जो हायर एलिमेंट है, हेवियर एलिमेंट है, वो लोअर में ज़्यादा स्टेबल है और हेवियर में अनस्टेबल है। ये पी ब्लॉक है, वो डी ब्लॉक है। तो आप इस तरीके से एक केस उठाकर ऐसे समझा सकते हैं। नाउ Zinc 2 salts are white while Cu2+ are colored। बहुत आसान बात है, इसका D10 कन्फिग्रेशन होगा, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और इसका D9 होगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, इस वजह से ये कलर्ड होंगे। फाइन, चलिए नेक्स्ट। An aromatic compound A on heating with Br2KOH। Br2KOH, भाई Br2KOH तो बहुत फेमस रिएक्शन है, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और Br2KOH जब मिलाया जाता है तो ये बात तो तय है कि अमाइड से अमीन्स बन जाते हैं। ये तो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अब अमाइड से अमीन्स तो हम बना लेंगे, लेकिन हमें अमीन्स जो बन रहे हैं उसे बी बोला जा रहा है, और जो अमाइड है वो ए है, और जो बी है उसका फॉर्मूला भी हमें दे दिया C6H7N। इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। कार्बन का नंबर 6 है, हाइड्रोजन का नंबर आसपास है, तो बेंजीन रिंग तो होगी। तो ये बनाई हमने बेंजीन रिंग, और एक नाइट्रोजन ही है तो एक NH2 ग्रुप जोड़ दिया, C6H567N, ये बन गया। अब इससे अमाइड बनाना तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि यही वो अमाइड हो सकता है जिसका अगर हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन किया जाए तो इसको अगर हम छुपाएंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट। और इससे यदि आप आगे चलें तो हमसे कहा जा रहा है CHCl3 आइसोसाइनाइड टेस्ट हो गया, ये ध्यान रखें। तो एक फाउल ऑर्डर आता है, फाउल ऑर्डर किसका होता है, आइसोसाइनाइड का, तो ये आइसोसाइनाइड बन जाता है, इसकी वजह से फाउल ऑर्डर आता है। तो ये हो गया आपका C। तो हमसे कह रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड A आ गया, इससे रिएक्शन करके B, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जस्टिफाइड, इसके साथ रिएक्शन करके C, फाउल ऑर्डर आ गया, सही। राइट दी स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं, एंड IUPAC नेम्स। देखिए IUPAC नेम्स की बात कर लेते हैं। इसके लिए जनरली बेंजामाइड यूज किया जाता है,
मैक्सिमम बुक्स में भी ये यूज़ किया हुआ है, लेकिन इसे IUPAC में भी रखा जाता है, लेकिन हम तो इसका एक्चुअल IUPAC वो लिखते हैं, इसे कॉमन नेम में रखेंगे। तो ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम जो इसका होता है वो होता है फिनाइल कार्बोक्सिमाइड। फिनाइल कार्बोक्सिमाइड ये IUPAC होता है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो अब एनिलीन भी रजिस्टर्ड तो है ही है IUPAC नेम में, लेकिन अगर हम एनिलीन को कॉमन भी मान सकते हैं, तो एनिलीन को अगर आप कॉमन रखते हैं तो IUPAC में हम इसको कहेंगे बेंजीन अमीन। बेंजीन अमीन, ई और ए साथ में आ गए तो ई हटा देंगे। इसकी यदि हम बात करें तो इसको कॉमन केस में तो हम बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड, आप जानते भी होंगे। और IUPAC में हम बोलेंगे आइसोसाइनोबेंजीन। क्या बोला जाएगा? आइसोसाइनोबेंजीन। ओके, तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट केस। नेक्स्ट देखें। डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल इज 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी दे रखी है। रेडियस ऑफ कॉपर एटम, भाई रेडियस दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एज लेंथ दे देते तो सही हो जाता, या एज लेंथ होती तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, या ये एज लेंथ ही है, राइट ना, ये रेडियस नहीं है। जबकि मैं फिर कह रहा हूं ये रेडियस ही है, एज लेंथ नहीं है, इससे एज लेंथ निकलेगी और फिर वैल्यू पुट की जा सकती है। तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर तो दो वेरिएबल्स हो जाएंगे। फाइन, होना तय है। आपके दिमाग में जो बातें आ रही है वो बिल्कुल सही है। डेंसिटी जो होता है वो Z × M/A³ × N है। आप सोचेंगे डेंसिटी दी हुई है, आंसर इज यस। मोलर मास कॉपर क्या है? यस, Na आपको पता है। Z तो हमें कुछ दिया ही नहीं है, तो चलिए हम Z निकाल लेंगे। लेकिन फिर A³ तो नहीं दिया है, लेकिन हमें रेडियस दिया है। अब रेडियस से क्या ये निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? A = 2R लगाओगे तो भी A निकल सकता है। √2A = 4R लगाओगे तो भी A निकल सकता है। √3A = 4R लगाओगे तो भी A निकल सकता है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मन से तो कुछ लगा नहीं सकते। Z आपको पता नहीं है कि अरेंजमेंट कौन सा है, इसलिए आपको लग रहा है कि अब Z को क्या रखें हम, क्योंकि Z अगर आपको पता होगा, अरेंजमेंट अगर आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। और अरेंजमेंट तो उन्होंने कहा है कि उनको खुद को पता नहीं है क्वेश्चन में, उन्होंने तो खुद से आपसे अरेंजमेंट निकालने के लिए कहा है कि FCC है, BCC है या सिंपल है। Z की वैल्यू अगर 1 आती तो ये होता, 2 आती तो ये होता, और 4 आती तो ये होता। अब तो ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, कौन सा फॉर्मूला पुट करें? ऐसे केसेस में आपको करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल। ठीक है, आपको मर्जी से कोई भी एक उठाना पड़ेगा। लेट से मान लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि FCC है, FCC अरेंजमेंट, तो ये वाला सही हो गया। अब FCC अगर मैं मान लूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू भी पता पड़ जाएगी, क्योंकि FCC अगर मैं मानूंगा तो ये 4 हो जाएगा, सही। M मोलर मास वो तो दे रखा है 63.54 A³। अब अगर मैंने इसको ये माना तो मैं क्या A की वैल्यू निकाल सकता हूँ? A हो जाएगा 4R/√2। और अगर मैं इसके क्यूब की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसका भी मुझे क्यूब कर देना होगा। क्या R आपको पता है? R बिल्कुल ऊपर से आपको पता है और वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर चल रहा है और यहाँ पे पिकोमीटर दिया हुआ है, तो आप बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि 127.8 पिकोमीटर को पहले ही आप सेंटीमीटर में चेंज कर लें। 1 पिकोमीटर = 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू आप यहाँ पुट करके A³ निकाल के यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। और Na आपको पता ही है 6.023 × 10⁻23, तो ये भी आपको पता है, ये यहाँ से आ जाएगा। और फिर आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब ये डेंसिटी, गिवन डेंसिटी से अगर मैच हो गई तो मतलब FCC है, समझ गए? हिट एंड ट्रायल। अब जो डेंसिटी निकल के आएगी वो डेंसिटी अगर इस डेंसिटी से मैच हो जाती है, 8.95 के आसपास आंसर आ जाता है, तो FCC है। नहीं आता है तो फिर अब आप क्या करेंगे? आप समझ गए। फिर अब आप आ जाइए बॉडी सेंटर्ड में। बॉडी सेंटर के लिए फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? आप ये वाला यूज़ करेंगे, इससे आप A निकाल लेंगे, राइट। और Z की वैल्यू बॉडी सेंटर के लिए कितनी होती है? 2। वो वैल्यू पुट करेंगे, डेंसिटी निकालेंगे, वो मैच हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर तो तय है कि यही आंसर होने वाला है। तो अभी आपके लक पे डिपेंड करता है कि आप किसको उठाते हैं और किससे डेंसिटी मैच करती है। स्ट्रेटेजी और ट्रिक मैंने आपको बता दी कि कैसे करते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखें। वैसे इसका जो आंसर है वो FCC है, आप करेंगे तो FCC से डेंसिटी मैच हो जाएगी। 29 व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स? भाई वो शुगर्स जो टॉलरेंस और फेलिंग्स को रिड्यूस कर दे, वो शुगर्स रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। या वो शुगर्स जो टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट दे दे, वो रिड्यूसिंग शुगर्स होती है। कौन कौन से होते हैं? दोनों मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज रिड्यूसिंग है। ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर सुक्रोज को छोड़ दे तो लैक्टोज और मेल्टोज रिड्यूसिंग है। और पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च एंड सेलुलोज दोनों ही नॉन रिड्यूसिंग है। तो आप तो सीधा लिखिए वो शुगर्स जो टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट दे दे, रिड्यूसिंग शुगर्स है। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोसाइड एंड अ न्यूक्लियोटाइड? देखिए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंसेस है। पहली चीज तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये मोनोमर होता है, मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है।
ये नहीं होता, बहुत से लोगों को लगता है ये मोनोमर होता है, पहली चीज़। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो ध्यान रखिए, जो भी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड। ओके, CH2O, P डबल बॉन्ड O, O माइनस। तो बेस हो गया, ये शुगर हो गई, ठीक है। अरेंजमेंट्स होते हैं वो तो आपको याद रखने हैं ही हैं, याद कर रखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर H लगा दिया तो ये डीऑक्सी हो जाएगा, और OH लगा दिया तो ये ऑक्सीराइबो हो जाएगा। आप H लगा लीजिए, ठीक है, ये OH। तो अगर ये चीज़ भी है, शुगर भी है और बेस भी है, तो ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। और अगर इधर से ये चीज़ गायब कर दूं, ध्यान दीजिएगा, शुगर है, बेस भी है, लेकिन इधर फॉस्फेट नहीं है, वही वाला पार्ट है जो होता है शुगर का। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे ध्यान देना है, तो ये होती है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाती है ये? न्यूक्लियोसाइड। तो दिस इज न्यूक्लियोटाइड, दिस इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता, केवल ये वाला पार्ट होता है, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस भी होता है, शुगर भी होती है और फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। तो ये जो चीज़ होती है ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है, और न्यूक्लियोटाइड से ही आपस में जुड़ जुड़ के न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो डिफरेंस बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। दोनों में बेस होती है, दोनों में शुगर होता है, लेकिन एक में फॉस्फेट होता है और एक में फॉस्फेट नहीं होता। नंबरिंग अगर आप करना चाहें तो नंबर आप बोल सकते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। सेम पोजीशन यहाँ पे भी दी जाती है। ओके, डैश लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। फाइन, चलिए नेक्स्ट 30। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, H2 इज लिक्विड एंड H2 इज गैस। बहुत फेमस क्वेश्चन भाई, H2O लिक्विड ही हो सकता है। क्यों लिक्विड हो सकता है? क्योंकि H2O के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O के मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे से बांध के रखती है, और एक दूसरे से जब आप बांध के रखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, तो फिजिकल स्टेट लिक्विड हो जाती है। जबकि H2S ज़्यादा हैवियर है H2O से, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं है, तो मॉलिक्यूल काफी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बंधे हुए नहीं है। दैट्स व्हाई इट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एंड H2O इज एग्जिस्टिंग इन लिक्विड स्टेट। व्हाई? बिकॉज इट कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें। सॉलिड PCl5 जो होता है वो ये कह रहे हैं कि आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिए, सॉलिड कह रहे हैं। गैशियस की यदि हम बात करें तो गैशियस PCl5 के लिए तो आप जानते हैं, ट्राइंगुलर बायपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है। गैशियस स्टेट के अंदर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड, 2 एक्सियल बॉन्ड, वो कहानी होती है। लेकिन जब सॉलिड स्टेट में 2 यूनिट्स एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाती है, तो जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं और वो टूट जाते हैं, और ये नई ज्योमेट्री अटेन कर लेते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो एक तो बन जाता है PCl4+ और एक बन जाता है PCl6-। मतलब इसमें से एक PCl5 में से एक Cl- को हटा दूँ तो बची हुई चीज़ PCl4+, और वो माइनस इसके अंदर आ जाए तो PCl6-। ये चीज़ बन जाती है। अब ये सामने आपको नजर आ गया ना, नेचर आयनिक हो गया क्योंकि आयन्स नजर आ रहे हैं आपको। तो कह रहे सॉलिड PCl5 इज आयनिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट एज दिस या एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म, तो ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सॉलिड PCl5 इज आयनिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयंस होते हैं, 2 यूनिट्स आपस में जुड़कर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और क्योंकि यहाँ पे आयंस आपको नजर आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। कब तक? जब तक इसको मोल्टन फॉर्म में लेके नहीं आओगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। तो अगर मोल्टन फॉर्म में आप ले आए तो आयंस मूव करने लगेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। सॉलिड स्टेट में आयंस है, ये आयनिक सॉलिड है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। फाइन, नेक्स्ट, ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। बिल्कुल सही है, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है, साइज डिफरेंसेस ज्यादा हैं, तो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, जबकि ये आप कह सकते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, दोनों एटम्स बिल्कुल एक जैसे हैं, तो कंपैरेटिवली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। जबकि अलग अलग एटम्स होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी कम होती है, बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो रिएक्टिविटी तेजी आएगी। फाइन, तो दैट्स व्हाई ये क्यों रिएक्टिव है? लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन दिस। 30 हो गया है हमारा। चलिए अब हम बात शुरू करेंगे सेक्शन डी से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डी का, वैसे क्वेश्चन 31 है, गिव रीजंस। आपको रीजंस देने हैं। रीजन में पूछा जा रहा है नोबल गैसेज हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइजेस। नोबल गैसेज के जो साइज होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेज बॉन्ड्स तो बनाते नहीं, तो उनमें कोवलेंट रेडियाई नहीं निकलती, तो उनमें केवल एक ही रेडियाई निकलती है, दैट इज वंडर वॉल रेडियाई। और वंडर वॉल रेडियाई कोवलेंट रेडियाई से हमेशा बड़ी होती है। तो आपको क्या जवाब देना है? सिर्फ आपको ये देना है कि इनके साइज इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि इनके केस में वंडर वॉल रेडियाई कैलकुलेट की जाती है जो कि कोवलेंट रेडियाई से बड़ी होती है। दैट्स ऑल। नाउ द 2O बॉन्ड लेंथ इन ओजोन मॉलिक्यूल आर इक्वल। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ओजोन के अंदर रेजोनेंस की वजह से
वैसे तो आपको लगता है एक डबल एक सिंगल है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर दोनों में ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और जब दोनों में ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड ऑर्डर सब सेम ही होंगे। तो ये पूछा जा रहा है कि क्यों सेम होती है, तो इसका जवाब तो है ड्यू टू रेजोनेंस। बस इतना सा आप देंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, और चाहें तो स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, I माइनस एच प्लस O2। इससे अगर हम करें तो देखिए आप यहाँ पे I जो कि -1 में है, ऑक्सीजन जो कि 0 में है। आपको लगता है कुछ अजीब है, क्यों अजीब है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 0 में और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस में, ऐसा नहीं हो सकता। चेंज होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव जाएगा और ये -1 से तो चेंज होगा। क्या हो सकता है? ऑक्सीजन है, नेगेटिव में जाने के लिए H भी नजर आ गया, तो ये बात होता है कि H2O बनना श्योर है। H2O बनाएंगे, 2 ऑक्सीजन तो पूरे हो गए, लेकिन ये 4 चाहिए आपको। चार्ज बैलेंस रखना है तो 4H प्लस है, तो 4I माइनस कर देते हैं, तो I2 बना देते हैं, ट्वाइस I2। ये 0 में आ गया और ये -2 में आ गया। जो पहले 0 था वो माइनस में, और जो पहले माइनस में था वो अब 0 में, तो दैट इज द आंसर। XeF2 एंड H2O हाइड्रोलिसिस है, जितने H उतने F, तो ट्वाइस HF बाहर। ज़ेनॉन एक गैस बाहर, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन जुड़कर कोई कंपाउंड बन नहीं सकता, तो उससे बेटर तो ऑक्सीजन गैस ही बाहर निकल जाती है। दैट इज द आंसर। लास्ट, SO2Cl2, सल्फर की वैलेंसीज फ्री है, Cl2 इसके साथ जुड़कर एक एडिशन कंपाउंड बना लेगा, तो SO2 और वैलेंसी फ्री है तो Cl2 भी जुड़ जाएगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए, SO2Cl2, SO2Cl2, फाइन। इसे कहते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 सेकेंड। वाटर, इथेनॉल और फिनॉल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी से अरेंज करना है। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। मिथेनॉल इसका एक्सेप्शन होता है, मैं बोल चुका हूँ पहले। सबसे पहले आप इथेनॉल लिख दीजिए, CH3 CH2OH, इससे बेटर वाटर, और सबसे बेटर, इन सबसे बेटर फिनॉल। ये एसिडिटी का ऑर्डर हो गया। एसिडिटी की बात करें तो ये एसिडिटी का ऑर्डर। भैया आपको अच्छे से पता है जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो तो एसिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये लो कहानी खत्म ही हो गई इन दोनों की, तो क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट है जबकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये कम एसिडिक होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। प्लस आई इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, करेक्ट? तो ध्यान रखें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ओके, तो प्लस आई इफेक्ट है तो एसिडिटी कम होगी, तो ये तो कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आंसर अलग हो जाता है और काफ़ी फेमस भी है। यहाँ से अगर H+ निकल जाए तो फिनॉक्साइड आयन बनते हैं, और फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो H के निकल जाने के बाद बची हुई चीज़ काफ़ी ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। फिनॉक्साइड, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना क्योंकि इतने मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि फिनॉल में H+ आयन जब निकल जाते हैं तो जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, इस वजह से H+ बाहर ही रहना चाहेगा और बहुत अच्छा एसिडिक नेचर आता है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये कि इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, जबकि आप इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये sp3 है। तो कंपैरेटिवली ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हैं कार्बन है। इस वजह से यहाँ पे इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से या इसकी इलेक्ट्रॉन को इजीली ना छोड़ने की कैपेसिटी की वजह से भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो अपनी कमी पूरी कर लेता है, इसीलिए H से कम खींचता है तो बॉन्ड में पोलैरिटी कम आती है, कम H निकलता है, कम एसिडिक नेचर। जबकि ये कार्बन काफ़ी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पावरफुली यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता, इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ से पावरफुली इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ से खींचेगा तो बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप होगी, और बॉन्ड में जितनी पोलैरिटी आएगी बॉन्ड उतना जल्दी टूट कर H+ आयन फर्निश कर देगा। तो आप ऐसे समझाना चाहें तो समझा सकते हैं, नहीं तो H+ आयन निकल जाने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो फिनॉक्साइड आयन हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इस वजह से इसका एसिडिक नेचर बहुत हाई होता है। आप वो भी बोल सकते हैं, फाइन। चलिए, उसके बाद आपसे कहा जा रहा है, एक रिएक्शन लिखी हुई है जो कि मुझे तो गलत लग रही है। रीज़न, क्योंकि ये जो हैलाइड है ये टर्शियरी हैलाइड है, और जो सामने जो बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस सामने और टर्शियरी हैलाइड हो तो ये हमेशा एलिमिनेशन प्रेफर करते हैं। हम देख चुके हैं विलियमसन्स का इंपॉर्टेंट केस है एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो ईथर नहीं होता, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो एल्कीन मेजर होता है। एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है, ईथर मेजर प्रोडक्ट नहीं होता। फाइन, तो यहाँ पे एल्कीन मेजर बनेगा। अब अगर आपको यही चीज़ बनानी है तो फ्लिप करना होगा। फ्लिप क्या करना होगा, आप जो हैलाइड है वो आप 0 डिग्री मतलब मिथाइल क्लोराइड जो कि यहाँ सूट नहीं करता, तो आप फिर कोई प्राइमरी हैलाइड ले लीजिए, और जो बल्कि पार्ट आपको चाहिए ना वो बल्कि पार्ट आप किस में लेने की कोशिश कीजिए, आप बेस में लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बल्कि पार्ट बेस में होगा और हैलाइड अगर आपका प्राइमरी होगा तो दे ऑलवेज प्रेफर सब्सटीट्यूशन। और जब ये सब्सटीट्यूशन प्रेफर करेंगे तो अब यहाँ से Cl और यहाँ से Na निकल जाएगा, NaCl बाहर चला जाएगा, बिल्कुल सही है ये। और अब जो चीज़ आपको मिलेगी CH3 CH2O
CH3 CH3 और CH3। अब जो चीज़ आपको चाहते हैं आप वो ईथर, वो आपको मेजर अमाउंट में मिल जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ऊपर जो है वो टर्शियल हाइड एंड टर्शियल हाइड ऑलवेज प्रेफर एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन का रिजल्ट जो होता है वो एल्कीन होता है। कौन सा एल्कीन बनेगा आप खुद देख लीजिए, यहाँ जो एल्कीन बनेगा वो बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि टर्शियल हाइड है ना, ये वाला था टर्शियल हाइड। जैसे मैं यहाँ शो कर देता हूँ आपको, CH3 Cl, ये टर्शियल हाइड हो गया। तो तो यहाँ से Cl और एक तरफ से H हटा दीजिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ये आइसोब्यूटाइलिन बन जाता है। तो यहाँ पे एल्कीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि टर्शियल हाइड ऑलवेज प्रेफर एलिमिनेशन। और अगर आपको ईथर चाहिए तो फिर आपको हलाइड छोटा करना पड़ेगा और बल्कि ग्रुप बेस में डालना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन प्रेफरेबल होगा। और सब्स्टिट्यूशन जब प्रेफरेबल होगा तो फिर सब्स्टिट्यूशन का रिजल्ट हमेशा ईथर होता है, तो फिर ईथर आपको मेजर अमाउंट में मिल जाएंगे। तो यही हमसे कहा जा रहा है व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट इसका ये एल्कीन होगा, नंबर 1। फिर कहना चाह रहे हैं राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियल ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये आपको बनाना है, तो सुटेबल कंडीशन क्या होगी, सुटेबल कंडीशन बता दी गई है। रिएजेंट क्या यूज करेंगे, प्राइमरी हैलाइड, इसे आप बोल सकते हैं क्लोरोइथेन, एंड दिस इज व्हाट, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। नाम लिख देता हूं मैं, सोडियम टर्शियरी ब्यूटाइल और ऑक्साइड है, तो ब्यूटॉक्साइड। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट, ये पूरा हो गया ना। लास्ट, डिफाइन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, द रिएक्शन दैट आर बायोमोलिकुलर बट दैट आर मेड टू बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जो बायोमोलिकुलर होती है, जिनकी मोलिकुलरिटी 2 होती है, लेकिन उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 बना दिया जाता है किसी एक कंपोनेंट या एक रिएक्टेंट को एक्सेस में लेके, ऐसी रिएक्शंस को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। तो दैट रिएक्शंस, दैट बायोमोलिकुलर रिएक्शंस दैट आर मेड टू बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या फिर आप सिंपली ये कह सकते हैं वो रिएक्शन जिनके लिए मोलिकुलरिटी 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो, उन्हें हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। आपसे पूछा जाए कोई एग्जांपल है, तो 2 एग्जांपल बहुत फेमस हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। बायोमोलिक्यूल्स में भी आपने देखा है, सुक्रोज लीजिए, साथ में वाटर लीजिए। वाटर कैसा होना चाहिए, एक्सेस लिखना ना भूलें, ठीक है। एसिडिक मीडियम में आपको क्या दे देता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फाइन, ये एक्सेस में ले लिया गया है, इसलिए मॉलिकुलरिटी अगर आप यहाँ देखें तो 2 ही मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। तो मॉलिकुलरिटी की यदि हम बात करें तो मॉलिकुलरिटी तो 2 है, लेकिन जब एक चीज़ एक्सेस में ले ली जाती है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, इस वजह से उसका रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ऐसे केसेस में हम रेट लॉ लिखते हैं तो रेट लॉ पूरी किस पे डिपेंड करेगी, सुक्रोज की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या रह जाएगा, 1। इस पर इसलिए डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि एक्सेस में लिया है, इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा। दैट्स वाई मॉलिकुलरिटी 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। दैट्स वाई इस रिएक्शन को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे एक रेट लॉ बोली जा रही है, राइट डाउन द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है। रेट कोई भी रिएक्टेंट होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, डिफरेंशियल फॉर्म में -dr/dt, और के ए के रेस्पेक्ट में 1 और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। ओके, नाउ तो टोटल ऑर्डर रिएक्शन तो आपके सामने 3 हो ही गया है। अब हमसे कह रहे हैं डिफरेंशियल रेट मैंने लिख दी है। हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। दोनों की कंसंट्रेशन को दुगना कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये लीजिए, मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पे भी 2 लगा दिया। अब जो नई चीज़ आई उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 की पावर 1 बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा, के A1 और B2। देखिए ये चीज़ वो की वही है जो ऊपर थी, लेकिन नई चीज़ ये बाहर आ गई और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, 8 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर यदि आप निकालेंगे तो आंसर विल बी 8 टाइम्स। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड की यदि हम बात करें तो हमसे कह रहे हैं ए की जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 से 0.4 डिक्रीज हो जाती है 10 मिनट्स में, रेट निकालिए। देखिए रिएक्शन आपको लिख के दिए, तो इसके लिए रेट अब जब भी आप निकालेंगे तो रेट होगा -1/2 dA/dt। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। स्टोइचियोमेट्रिक काम में लेते हैं जब भी रेट निकालते हैं, अपेरेंस डिसअपेरेंस में काम में नहीं लेते। नो, इसको -1/2 A2 - A1 बोल सकता हूँ ना, और T2 - T1, तो -1/2 A2 बाद में कितनी हो गई, 0.4, पहले कितनी थी 0.5 अपॉन पहले, बाद में टाइम कितना हो गया 10 और 0 से स्टार्ट किया था। इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो हटा ही दो, ये माइनस है और यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा। तो ऊपर तो क्या रहेगा 0.1/2 × 10 20। ओके, तो 1/200। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.005 10⁻⁻2, और ये सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सही। तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.005 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स।
ओके, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। वैल्यूज हमने पुट कर दी, आंसर निकल गया। इसके साथ हमारा प्री बोर्ड 4 का सोल्यूशन का सारा डिस्कशन पूरा हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने भी प्री बोर्ड हमने पहले डिस्कस किए वो या जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इनकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके गाइस, सो इस वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। दिस इज डॉक्टर राज किरण चौहान साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।